हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आज आपके समक्ष विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित बिस्कोहर की माटी पाठ के सार के साथ प्रस्तुत हूँ। पाठ का सार। बिस्कोहर की माटी विख्यात साहित्यकार एवं आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित आत्मकथा नंगातलाई का गांव का अंश मात्र है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा यह पाठ लेखक की जीवन शैली, आत्मिक संबंधों और प्राकृतिक परिवेश की विभिन्न स्थितियों को अभिव्यंजित करता है। लेखक ने अपने गांव के भौगोलिक और व्यक्तिक परिवर्तनों का भी वर्णन किया है। ग्रामीण जीवन में फूल, फल, सब्जियों, प्राकृतिक आपदाओं की अपनी एक अलग भूमिका होती है। इन्हीं परिस्थितियों का वर्णन लेखक ने बड़ी ही आत्मीयता के साथ किया है। लेखक अपने गांव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहां पूर्व टोले के पोखर, तालाब में कमल खिलते हैं। हिंदू परिवारों में कमल पत्रों पर भोज करने की पुरानी परंपरा है। वहां कमल के पत्तों, तनों और जड़ों का भोजन में प्रयोग किया जाता है। बहुत सी भसीन कमल ककड़ी शहरी मंडियों में भेज दी जाती हैं। वहां कोइया, जल पुष्प भी पानी के गड्ढों में खिल उठती है। आत्मकथा के नायक बिस्नाथ को लगता है कि कोइया सिर्फ हमारे गांव में होती है, परंतु जब वे वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पंजाब से गुजर रहे थे, यहाँ उन्हें रेलवे लाइन के दोनों ओर कोइयां निरंतर खिलती नजर आईं। शरद चांदनी में सरोवर में चांदनी का प्रतिबिंब और कोइयां की पत्तियां दोनों का रंग एक जैसा हो जाता है। इन्हीं दिनों बिस्नाथ के गांव के तालाब में सिंघाड़ा भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। शरद ऋतु में हर सिंगार के फूल भी बहुत खिलते हैं। इसी शहर गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियां जल में विविध रूपों में सजीव हो उठती हैं। विश्वनाथ के साथ दूसरे बच्चे भी उन्हें छूते हैं, पहचानते हैं और उनके साथ बतियाते हैं। उसी समय सभी चीजें जैसे आकाश, गांव का टोला, चंदा मामा में बैठी एक बुढ़िया, सभी अपने नजदीक प्रतीत होते हैं। लेखक के अनुसार बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। बिस्नाथ भी बचपन में अपनी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। चांदनी रात में जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वह केवल दूध ही नहीं पी रहा होता, बल्कि साथ साथ चांदनी भी पी रहा होता है। छोटी उम्र में बच्चे माँ का दूध पीते समय दांतों से काट लेते हैं। आंचलिक भाषा में इसे दांत टीसना कहते हैं। बिस्नाथ को यह बात देर से समझ में आई कि बत्तखें अंडे देने को होती हैं तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती हैं। इसके लिए एक वे सुरक्षित कांटेदार बाड़ा बनाती हैं। वह पंख फुलाकर उन्हें छिपाए रखती हैं। वहीं एक कौवा बत्तख के अंडे खाने की ताक में बैठा है। बत्तख बड़ी ही सत्करता और आत्मीयता के साथ अपने अंडों को सेती है। बिस्नाथ माँ का दूध पिया करता था। बिस्नाथ पर उस समय अत्याचार हो गया जब उसका छोटा भाई जन्मा और उसने माँ का दूध पीना शुरू किया। पहले बिस्नाथ माँ का दूध पिया करता था, परंतु अब माँ के दूध पर उसके छोटे भाई का कब्जा हो गया था। अब बिस्नाथ गाय का दूध पीता, जो उसे बेस्वाद लगता है। अब पड़ोस की केसरीन दाई ही बिस्नाथ का पालन पोषण करती है। अब वह केसरीन दाई के साथ लेटकर ही चांद की चांदनी का रसपान करता है। इमली के छत्तनार पेड़ के अंतरालों में चलकर चांदनी के टुकड़े बिखरते हैं और शीशम के पत्तों की फुनगी चांदनी को कैसी चुनती है। बिस्नाथ यह सब चुपचाप देखता रहता है। लेखक कमल, कोइया और हर सिंगार के फूलों की बात करता है, परंतु कुछ नए फूलों की भी खोज करता है, जैसे तोरी, लौकी, भिंडी, भटकेटैया, इमली, अमरूद, कदम, बैंगन, कद्दू, कासीफल, शरीफा, आम के बोर, कटहल, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल आदि। वहां गांव के दूर तक फैले खेतों में सरसों के फूलों
का सागर लहराता प्रतीत होता है। लेखक अपने गांव के सत्यानाशी फल की बात करते हैं। यह फल है भरभंडा। इस फल का नाम चाहे कैसा भी हो, परंतु इस फल की सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। इस फल के फूलों को आंखें आने पर आंखों पर लगाया जाता है। शायद बिस्नाथ की माँ भी कुछ ऐसा ही किया करती थीं। घास के अनेक वर्णी फूलों को लेखक ने बचपन में चखा, सूंघा और कानों में खोसा है। वह धान, गेहूं और जौ के फूलों का भी वर्णन करते हैं। बिस्नाथ के गांव के घास पात से भरे पेड़ों, मैदानों और तालाबों के भीटों पर अनेक प्रकार के सांप पाए जाते हैं। सांप अक्सर लोगों को दिखाई देते रहते हैं। डोडा और मजगिदवा विषहीन माने जाते हैं। लोग डोडहा सांप को नहीं मारते। डोडहा सांप को सांपों में वामन जाति का माना जाता है। धामिन सांप भी विषहीन माना जाता है। गेहूंवन सांप सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसे लेखक के गांव में फेंटारा घोड़ कड़ाइच सांप के काट लेने से व्यक्ति हिन हिनाकर मरता है। भटीहा सांप 2 मुंहा होता है। आम, पीपल और केवड़े की झाड़ में रहने वाला सांप सबसे खतरनाक माना जाता है। लेखक को यह बात अजीब लगती है कि सांपों से डर तो लगता है, परंतु ना जाने क्यों उनके मिलन का इंतजार भी रहता है। इसके साथ लेखक ने बिच्छू, ततैया आदि के डंक मारने की बात कही है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनको तोड़कर सांपों, देवी और चुड़ैल आदि के घर से बचाने के लिए सुंघा दिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि मेरे गांव में गर्मी खूब चिलचिलाकर पड़ती है। उन्हें यह भी याद है कि गर्मी के दिनों की दोपहरी में जब घर के सभी लोग सो जाते तो वे चुपके से घर से निकल जाते थे। गर्मी के दिनों में लू लगने की घटनाएं अक्सर सुनाई पड़ती हैं। माँ लू से बचने के लिए धोती और कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती है। लू से बचने के लिए बच्चों को कच्चे आम का पन्ना दवा के रूप में दिया जाता था। कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह पर लीपना, नहाना, सिर धोना आदि लाभदायक होता है। वहां आमों के जौर लगे होते थे। कच्चे आम की हरी गंध पकने से पहले ही जामुन खाना या तोड़ना सभी लेखक की स्मृति में अभी तक कायम है। गर्मी के अन्य फलों में तरकारी और कटहल को भी गिना जा सकता है। वर्षा भी सीधे अचानक नहीं आती। पहले आकाश में काले बादल घिरते हैं, फिर गड़गड़ाहट होती है। पूरा आकाश बादलों से घिर जाता है। ऐसा लगता है कि मानो दिन में ही रात हो गई है। लेखक का मानना है कि वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत अधिक सुनाई पड़ता है, जैसे तबला, मृदंग और सितार का संगीत। बिस्नाथ छत पर चढ़कर वर्षा के आने की आवाज सुनता है। वर्षा ऐसे आती है जैसे घोड़ों की कतार दौड़ी चली आ रही हो, फिर और आसपास चली आती है। अब नदी पर बरसे, अब डेगहर पर, अब बड़की बगिया पर, फिर पड़ोस में टप टप। आंधी आने पर 3 छप्पर उड़ गए। पशु और पक्षी इधर उधर भागते थिरकते हैं। पहली वर्षा में नहाने से खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि ठीक हो जाते हैं। अनेक कीड़े मकोड़े, जोंक, केंचुए, मच्छर, डांसा आदि बहुतायत में पैदा हो जाते हैं। अनेक प्रकार की दूब और वनस्पतियां नई हरियाली की लहरों से लहराती हैं। चारों ओर कीचड़, बदबू का साम्राज्य होता है। जलाने की लकड़ी की कमी हो जाती है। गीले कंडे और घर धुएं से भर जाते हैं। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, आकाश, दिशाएं, तालाब और राप्ती नदी निखर उठते हैं। धान के पौधे झूमते हैं। तालाब पानी से लबालब भर जाते हैं। बिस्नाथ को लगता है कि तालाब के नीले जल से जैसे अभी कोई देवता या देवी प्रकट होने वाला है। खेतों में पानी की नालियों में पानी सुरीली लय में बहता हुआ प्रतीत होता है। लेखक को बचपन की स्मृतियां ताजा हो आती हैं। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में उन्हें ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। उन्हें बचपन में देखी बिस्कोहर की वह औरत भी याद आती है जो बरसात की भीगी चांदनी जैसी मधुर और शोभा से दबी हुई थी। बिस्नाथ की उम्र उस समय 10 वर्ष से ज्यादा नहीं थी। बरसात की चांदनी रात में जूही अपनी खुशबू को बिखेर रही थी।
चांदनी रात के पेड़ों पर लगे फूल ऐसे लगते थे मानो चांदनी के फूल लटक रहे हों। बिस्नात को प्रकृति में केवल चांदनी ही नजर आती है। प्रकृति सजीव नारी सी प्रतीत होती है। लेखक इसी सजीव नारी को आकाश, चांदनी और सुगंध आदि सभी में देख रहे हैं। बिस्कोहर में मिली उस सुंदर नारी से बिस्नात सारी उम्र शर्माते रहे। वह नारी बिस्कोहर में ही ब्याही गई थी। वह कई बार उसे मिले और फिर बड़ी हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से बिस्वनाथ ने कहा था, जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर ही पागल हो जाएगा। बिस्नाथ इस बात को कदापि नहीं मानते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई दूसरा गांव भी हो सकता है और बिस्कोहर से ज्यादा सुंदर कहीं और की औरत भी हो सकती हैं। बिस्नाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी के रंग जैसा लगता है और उसके शरीर से आने वाली गंध दूध की गंध जैसी लगती है। पिता के पसीने से भीगी कमीज की बू भी उन्हें अच्छी लगती है। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की फसलों, वनस्पतियों की गंध जैसी प्रतीत होती है। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, खीरे की गंध और पुआल आदि गंध भी लेखक की स्मृतियों में अभी तक घुली हुई हैं। बिस्कोहर का संगीत और गंध बच्चे बिस्नाथ के बीच तत्कालीन काल और इतिहास के सेतु हैं। लेखक अपने गांव की स्मृतियों को याद करके भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इसी रुलाई में उन्हें वही औरत नजर आती है जो व्याकुल है। वह सफेद रंग की साड़ी पहने हुए है। उसने अपने घने काले केश संवारे हुए हैं। उसकी आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। वह ना जाने किसका इंतजार कर रही है। वह संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र आदि सभी प्रकार की कलाओं में मौजूद है। अपने गांव से जुड़ी स्मृतियां बिस्नाथ के सुख दुख से जोड़ने का पुल है। इसी स्मृति में लेखक को मृत्यु बोध भी बड़ा अजीब लगता है। यह था विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा रचित पाठ बिस्कोहर की माटी पाठ का सार। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।